जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो जो डिस्कशन का है वो आपको पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं वो सारे डिस्कशन किए जाएंगे टू द पॉइंट, बिना इधर उधर की बात किए हुए सीधे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए जाएंगे। आपको कोशिश ये करनी है एटलीस्ट ऑडियो ईयरफोन लगा के ऑडियो जरूर सुन लेना है इन वीडियो का, कोशिश ये होनी चाहिए। अगर आपका समय है तो आप इंपॉर्टेंट जो अंडरलाइन जो किया जा रहा है उसके आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में सीधे सीधे आने के चांसेस है और सबसे बड़े आपके आखिरी समय में रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप खास तौर पे यूपीएससी हिंदी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और प्री क्रैश कोर्स या इनमें से कोई एक ज्वाइन किए हैं तब तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री का काम करेगा और आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियोस देखिए और पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक। हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस प्री 2023 के लिए यूपीएससी हिंदी द्वारा चलाई गई इस टेस्ट सीरीज के पार्ट 4 को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को यहाँ कवर कर रहे हैं। इसके पहले जो है कि इसकी एक क्लास हो चुकी है। आज की क्लास में हम उसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखेंगे डेली जो है इस क्वेश्चन पेपर के 30 प्रश्नों को इस क्लास के माध्यम से कवर किया जाता है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का अगला प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि भारत में पेटेंट संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन देख लेंगे। पहला है कि पेटेंट अनिश्चित काल के लिए दिए जाते हैं और दूसरा कथन ये कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा दिए गए पेटेंट पूरे विश्व में प्रभावी हैं। तो देखेंगे पेटेंट संरक्षण के संदर्भ में इसमें जो कथन दिए गए हैं ये बताना है कि ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। अब इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा तो देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी इन दोनों कथनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। एक एक करके कथन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम पेटेंट को समझ लेते हैं कि पेटेंट क्या है। देखेंगे जब कोई व्यक्ति किसी का आविष्कार या फिर कोई उत्पाद या फिर कोई आविष्कार करता है तो उस पर जो है कि सिर्फ उसी का अधिकार होना चाहिए। अगर कोई उत्पाद किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो इस पर केवल उस व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। अब उस उत्पाद की कॉपी न हो, इसलिए वो उस व्यक्ति जो है उस उत्पाद का जो है कि पेटेंट करता है। तो इसके लिए इसके संदर्भ में हम पहला कथन जो कह रहा है, पहला कथन ये कह रहा है कि पेटेंट अनिश्चित काल के लिए दिए जाते हैं। तो ये देख लेंगे कि यदि किसी उत्पाद को पेटेंट किया गया है तो वह जो है आवेदन दाखिल करने की तारीख से वो 20 वर्षों तक इसकी अवधि होती है, ना कि अनिश्चित काल के लिए। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा हम देख लेंगे। दूसरा है कि भारत सरकार द्वारा दिए गए पेटेंट पूरे विश्व में प्रभावी हैं। तो अगर हम इसको देखें, इसको अगर हम देखेंगे तो यह जो है कि पेटेंट संरक्षण को देखें तो ये एक क्षेत्रीय अधिकार है और इसलिए यह केवल भारत के क्षेत्र में ही प्रभावी है। देखेंगे वैश्विक पेटेंट की यहाँ कोई भी अवधारणा नहीं है। तो इस प्रकार ये दोनों कथन जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। पेटेंट को अगर हम समझेंगे तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह एक आविष्कार के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार है जो एक उत्पाद या फिर प्रक्रिया है, इसको देखेंगे, जो सामान्य रूप से कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करता है या फिर किसी समस्या का एक नया तकनीकी समाधान प्रदान करता है। देखेंगे पेटेंट प्राप्त करने के लिए पेटेंट आवेदन में आविष्कार के बारे में तकनीकी जो जानकारी है वो जनता के सामने प्रकट की जाती है। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे तो पेटेंट संरक्षण के संदर्भ में इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा और ऑप्शन जो इसमें कोई भी कथन सही नहीं होगा और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कथन देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं। प्रश्न राजस्व बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देख लेंगे इसमें राजस्व बजट के संबंध में तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है यह सरकार के लिए राजस्व के स्रोतों का विवरण देता है। बी है कॉर्पोरेट कर और उत्पाद शुल्क सरकार के कर राजस्व के महत्वपूर्ण घटक हैं।
सी है अधिकतर राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच का अंतर धनात्मक है, और डी है राजस्व व्यय के परिणाम स्वरूप संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। अब इसमें देख लेंगे ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा राजस्व बजट के संदर्भ में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अधिकतर राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच का अंतर धनात्मक है। इसमें जो ये वाला जो कथन हो जाएगा वो असत्य हो जाएगा। इसको समझ लेंगे यहाँ। इसको हम देखेंगे तो इसमें अगर हम देखें तो राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच का जो अंतर होता है वो आमतौर पर धनात्मक ना होकर के ऋणात्मक होता है, क्योंकि सरकार जितना कमाती है उससे अधिक खर्च करती है और इसे ही राजस्व घाटा कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो असत्य हो जाएगा। यहाँ हम अन्य ऑप्शन को भी देख लेते हैं। पहला जो कथन इसमें है ये कह रहा है कि ये सरकार के लिए राजस्व के स्रोतों का विवरण देता है। तो देखेंगे तो राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व के उपयोग में किए गए व्यय ये दोनों इसमें शामिल होते हैं, और यह उन स्रोतों का विवरण देता है जहां की सरकार को जहां से राजस्व आ रहा हो। अगर हम राजस्व प्राप्तियों को देखें, देख लेंगे राजस्व प्राप्तियों को, तो इसको जो है कर और गैर कर राजस्व में विभाजित किया गया है। इसको यहाँ देख लेंगे, इसको कर और गैर कर राजस्व में जो है कि राजस्व प्राप्तियों को विभाजित किया गया है। अगर हम कर राजस्व को देखें, अगर हम कर राजस्व को देखें तो ये ऐसे कर हैं जैसे कि हम इसमें हम देख सकते हैं आयकर, इसमें हो जाएगा आयकर। इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कॉरपोरेट कर, उत्पाद शुल्क, ये सभी जो है कि कर राजस्व में आ जाएंगे। जबकि गैर कर राजस्व में विनिवेश शामिल होता है जो सरकार उन कंपनियों में करती है जहां की वो एक हितधारक है। तो इसको हम समझ लेंगे। दूसरा इसमें हम कथन देख लेते हैं। इसमें दूसरा कथन जो है वो कह रहा है कारपोरेट कर और उत्पाद शुल्क सरकार के कर राजस्व के महत्वपूर्ण घटक हैं। तो ये बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा कि जो कर राजस्व हैं वो ऐसे कर हैं जिसमें कारपोरेट कर और उत्पाद शुल्क इसके अंग है, और इसमें हम अगला देख लेंगे तो राजस्व व्यय के परिणाम स्वरूप संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। अगर हम इसको देखें तो देखेंगे कि राजस्व व्यय जो है वो सरकारी विभागों और अन्य सेवाओं आदि के सामान्य संचालन के लिए किया गया व्यय है, तथा अगर इसको देखें तो यह वह व्यय है जिसके परिणाम स्वरूप जो है इस संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। तो ये तीनों कथन सत्य हो जाएगा, जबकि ऑप्शन नंबर इसमें जो सी है ये जो है असत्य हो जाएगा, और असत्य कथन पूछ भी रहा है तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में असंगठित कामगारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखेंगे असंगठित जो कामगार हैं उनसे संबंधित कुछ कथन यहाँ दिए गए हैं, उनको बताना है। देखेंगे पहला कथन क्या कह रहा है। पहला कथन कह रहा है कि असंगठित श्रमिक शब्द को असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत परिभाषित किया गया है। दूसरा कथन कह रहा है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए एक ई श्रम पोर्टल विकसित किया है। और इसमें तीसरा जो कथन कह रहा है कि संगठित क्षेत्र का एक कर्मचारी जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का सदस्य नहीं है या सरकारी कर्मचारी नहीं है उसे भी असंगठित कर्मचारी कहा जाता है। अब देखेंगे असंगठित कामगारों के बारे में ये कुछ कथन दिए हुए हैं, और इसमें कह रहा है प्रश्न कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो अगर हम देखें इसमें हम कथन को देख लेंगे, तीनों इसमें कथनों को हम देख लेंगे तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है केवल 2 और 3, ऑप्शन बी है 1 और 3, सी है 1, 2 और 3, और डी है 1 और 2। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी असंगठित कामगार के बारे में ये जो तीनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। देखेंगे
पहला क्या कह रहा है? पहला ये कह रहा है कि असंगठित श्रमिक शब्द को असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत परिभाषित किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है इसमें कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया है। तो इसको देख लेंगे कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जो है असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया है, ताकि उनकी रोजगार योग्यता को अधिकतम किया जा सके और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जा सके। इसीलिए जो है कि ई श्रम पोर्टल को विकसित किया गया है। तो ये दूसरा कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा हम इसमें देख लेंगे, तीसरा है कि संगठित क्षेत्र का एक कर्मचारी जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम या फिर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का सदस्य नहीं है या कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी नहीं है, उसे असंगठित कर्मचारी कहा जाता है। तो ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इसमें जो तीनों कथन हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा और ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, देखेंगे ब्लू डॉट नेटवर्क संदर्भित करता है, तो इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ब्लू डॉट नेटवर्क के बारे में ये प्रश्न है और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है वैश्विक व्यापार के लिए प्रमुख समुद्री मार्गों का एक नेटवर्क, बी है प्रशांत के क्षेत्रों में एक सैन्य गठबंधन, सी है अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाली बुनियादी ढांचा परियोजना को प्रमाणित करने के लिए एक तंत्र, और इसमें जो डी ऑप्शन है कि सीमा पार डेटा प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए एक बहुहितधारक पहल। तो देखेंगे इसमें कौन सा सही हो जाएगा ब्लू डॉट नेटवर्क के संबंध में। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाली बुनियादी ढांचा परियोजना को प्रमाणित करने के लिए ये एक तंत्र है। इसको हम देख लेते हैं। अगर हम समझे ब्लू डॉट नेटवर्क को तो देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने जो है दुनिया भर में सतत बुनियादी ढांचे के विकास के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुपक्षीय प्रयास के रूप में जो है कि ब्लू डॉट नेटवर्क को शुरू किया है। अगर देखें ब्लू डॉट नेटवर्क को तो ये जो है कि मजबूत अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाली बुनियादी ढांचा में जो भी परियोजनाएं हैं उनको प्रमाणित करने के लिए एक तंत्र के रूप में जो है कि इसको विकसित किया गया है। इसको देखें तो यह जो है कि एक बहुहितधारक पहल है और इसका उद्देश्य अगर देखें तो इसका उद्देश्य जो है वो वैश्विक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उच्च गुणवत्ता को बढ़ावा देना तथा सरकारी और निजी क्षेत्र, जो भी सरकारी और निजी क्षेत्र हैं और तथा जो भी नागरिक समाज है उनको एक साथ लाना इसका लक्ष्य है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इसमें हम देख लेंगे पहला। तो पहला कह रहा है कि आईपीओ के जरिए हासिल किए गए शेयर। दूसरा इसमें कह रहा है कि अधिमान्य आवंटन के माध्यम से अर्जित शेयर। तीसरा है द्वितीय बाजारों के माध्यम से अर्जित शेयर और चौथा है निजी व्यवस्था के माध्यम से अर्जित शेयर। अब देख लेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त में से किसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, देख लेंगे किसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में शामिल किया जा सकता है। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है केवल 1 और 4, बी है केवल 2, 3 और 4, सी है केवल 1, 2 और 4 और डी है 1, 2, 3 और 4। तो देख लेंगे इसमें से किसे जो है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के में जो है कि शामिल किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी केवल 1, 2 और 4 इसको जो है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शामिल किया जा सकता है। अगर हम देखें विदेशी निवेश को तो विदेशी निवेश 2 तरह के होते हैं। अगर एक देखें तो एक हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा दूसरा हो जाएगा पोर्टफोलियो निवेश। देख लेंगे पोर्टफोलियो निवेश, पहला हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और दूसरा हो जाएगा पोर्टफोलियो निवेश। अगर हम देखें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को तो स्टॉक एक्सचेंज के अलावा किसी अन्य माध्यम से निवेश को भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। अगर हम देखें
तो निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानने के लिए एक निर्धारित आकार दिया गया है तथा एफडीआई के अंतर्गत इसमें से कौन कौन किन किन चीजों को शामिल किया गया है इसमें देख लेंगे। तो पहला जो है कि आईपीओ के जरिए हासिल किए गए शेयर, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इसमें अधिमान्य आवंटन के माध्यम से अर्जित शेयर, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा निजी व्यवस्था के माध्यम से अर्जित शेयर। ये जो 3 है, 1, 2 और 4, ये जो है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शामिल हो जाएंगे। अगर हम तीसरा देखें कि द्वितीय बाजारों के माध्यम से अर्जित शेयर, तो जो द्वितीय बाजारों के माध्यम से जो अर्जित शेयर है, देख लेंगे द्वितीय बाजारों के माध्यम से जो अर्जित शेयर हो जाएगा वह जो है कि पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से निवेश जो द्वितीय बाजार के माध्यम से होता है उसे पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें जो है कि पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों जो है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत आ जाएंगे, जबकि इसमें तीसरा जो है द्वितीय बाजारों के माध्यम से अर्जित शेयर, तो ये जो है कि पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि श्रम बाजार को औपचारिक रूप देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए गए हैं, और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है ऑप्शन पहला है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का परिचय। 2 है कर्मचारी भविष्य निधि में सरकार द्वारा 12% का अंशदान, और तीसरा है राष्ट्रीय कैरियर सेवा एनसीएस परियोजना का परिचय। प्रश्न कह रहा है कि श्रम बाजार को औपचारिक रूप देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए गए हैं। अब यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है केवल 3, बी है 1 और 2, सी है 2 और 3, और डी है 1, 2 और 3। अब इसमें देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1, 2, 3, यानी ये तीनों जो है वो सही है। एक एक करके इसको देख लेते हैं। देखेंगे भविष्य निधि खातों के लिए ईपीएफओ ने योगदान करने वाले सदस्यों के लिए जो है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सेवा शुरू की है, तो पहला जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि में सरकार द्वारा 12% का अंशदान किया गया है। तो देख लेंगे कि सरकार जो है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत अपने रोजगार के पहले 3 वर्षों के लिए प्रति माह 15,000 तक वेतन पाने वाले नए कर्मचारियों के संबंध में ईपीएफओ को नियोक्ता योगदान का 12% का जो है वो भुगतान कर रही है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, ये दूसरा भी इसमें सही हो जाएगा। तीसरा है कि राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना का परिचय। तो देखेंगे राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना को, तो यह जो है कि 2015 में शुरू हुई थी, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और इसके अंतर्गत जो है इसको हम इस पर देख सकते हैं। इसमें एक वेबसाइट दी हुई है इससे संबंधित www.ncs.government.in। ये जो है कि राष्ट्रीय करियर सेवा से संबंधित ये वेबसाइट दी गई है। तो देख लेंगे श्रम बाजार को औपचारिक रूप देने के लिए सरकार द्वारा जो है कि ये तीनों कदम उठाए गए हैं, और ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय आय की उत्पादन पद्धति से संबंधित नहीं है, संबंधित सही है। देख लेंगे प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय आय की उत्पादन पद्धति से संबंधित सही है। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन, तो ए है इस पद्धति में देश के उत्पादन को निर्धारित करने के लिए अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों के उत्पादन को जोड़कर देश की राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। उसी प्रकार हम बी देख लेंगे। ये कह रहा है कि इस पद्धति में राष्ट्रीय आय की गणना उन सभी व्ययों को जोड़कर की जाती है जो राष्ट्रीय उत्पादन को खरीदने के लिए किए जाते हैं। सी कह रहा है कि यह जीडीपी का अनुमान लगाने का सबसे आम तरीका है, और डी है यह सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना करने के लिए एक प्रणाली है जो खपत, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात को जोड़ती है। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखें अगर इसको राष्ट्रीय आय की उत्पादन पद्धति, तो देखेंगे इस पद्धति में जो है देश के उत्पादन को निर्धारित करने के लिए अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों के उत्पादन को जोड़कर देश की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो इसमें जो ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तथा अन्य ऑप्शन को भी हम इसमें देख लेते हैं। दूसरा इसमें कह रहा है कि इस पद्धति में राष्ट्रीय आय की गणना उन सभी व्ययों को जोड़कर की जाती है जो राष्ट्रीय उत्पादन को खरीदने के लिए किए जाते हैं। तो अगर इस कथन को देखें तो यह जो है कि राष्ट्रीय आय की उत्पादन पद्धति से संबंधित ना होकर के यह जो है व्यय पद्धति से संबंधित कथन है, क्योंकि इसमें जो है कि इस पद्धति में जो है जो व्यय पद्धति है, देखेंगे व्यय पद्धति, ये आय पद्धति से संबंधित कथन न होकर के ये व्यय पद्धति से संबंधित कथन है। और इस पद्धति में राष्ट्रीय आय की गणना उन सभी व्ययों को जोड़कर की जाती है जो राष्ट्रीय उत्पादन को खरीदने के लिए किए जाते हैं। अतः इसमें जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो सही नहीं होगा। सी अगर हम इसमें देखें तो ये कह रहा है कि यह जीडीपी का अनुमान लगाने का सबसे आम तरीका है। तो अगर इसको देखें तो ये भी कथन जो है वो भी जो है कि व्यय पद्धति से ही संबंधित है, यानी कि व्यय विधि जो है वो सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए एक प्रणाली है जो खपत, निवेश, सरकारी खर्च तथा शुद्ध निर्यात को जोड़ती है। तो इस प्रकार ये जो तीसरा हो जाएगा सी वो भी सही नहीं है। और उसी प्रकार डी हम देखें तो देखेंगे यह सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना करने के लिए एक प्रणाली है जो खपत, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात को जोड़ती है। तो अगर हम इसको देखें तो ये भी व्यय पद्धति की ही विशेषता है। तो हम अगर इसमें हम कथनों को देखें तो इसमें जो पहला कथन है वो राष्ट्रीय आय की उत्पादन पद्धति से संबंधित है, ये इसकी विशेषता है। जबकि इन तीन कथनों को हम देखें बी, सी और डी को, तो ये आय पद्धति से संबंधित न होकर के यह जो है कि व्यय पद्धति से संबंधित कथन हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का एक आयाम है। और इसमें हम देख लेंगे पहला है एक लंबा और स्वस्थ जीवन, देख लेंगे मानव विकास सूचकांक का एक आयाम है। दूसरा है ज्ञान और तीसरा है एक सभ्य जीवन स्तर। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट में से सही कूट का चयन कीजिए। और इसमें ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए है केवल 3, बी है 1 और 2, सी है 2 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो सबसे पहले देख लेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3। अगर इन तीनों को देखें तो ये मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। अगर मानव विकास सूचकांक को देखें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो यूएनडीपी है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित यह जो है कि एक सांख्यिकीय उपकरण है जिसका उपयोग जो है किसी देश की सामाजिक और आर्थिक आयामों में समग्र उपलब्धि को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और देखें जो एसडीआई है यानी मानव विकास सूचकांक वह जो है कि 3 आयामों को जोड़ती है, जिसके अंतर्गत एक लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान तथा एक सभ्य जीवन स्तर, ये तीनों मौजूद हैं। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लघु वित्त बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखेंगे प्रश्न कह रहा है कि लघु वित्त बैंक के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से सही है। अब नीचे लिखे हुए कथनों को देख लेते हैं। तो कथन इसमें ए है यह केवल जमा की स्वीकृति की सेवा प्रदान कर सकता है। बी कह रहा है कि इसके शुद्ध जमा का 75% प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण में होना चाहिए और इसे पोर्टफोलियो में 50% ऋण 25 लाख में होना चाहिए। सी कह रहा है कि वे केवल भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। और डी है वे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निजी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के रूप में स्थापित हैं। अब इसमें ये बताना है कि लघु वित्त बैंक के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसके शुद्ध जमा का 75% प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण में होना चाहिए और इसके पोर्टफोलियो में 50% ऋण जो है 25 लाख में होना चाहिए। तो ये सही हो जाएगा।
अब हम देख अन्य ऑप्शन को भी इसमें देख लेंगे। इसमें पहला कह रहा है ए कि यह केवल जमा की स्वीकृति की सेवा प्रदान कर सकता है। तो देखिए लघु वित्त बैंक को तो देखेंगे कि जो एसएफबी है, लाइसेंस वाले बैंक जमा और उधार की स्वीकृति की बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। यानी यहाँ लिखा हुआ है कि केवल जमा की स्वीकृति की सेवा प्रदान करता है, तो ये सही नहीं होगा क्योंकि ये बैंक जो है जमा और उधार की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं, तो इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। सी कह रहा है कि वे केवल भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं, तो इसको देख लेंगे। तो ये जो है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, इसके अलावा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और अन्य प्रासंगिक विधियों के प्रावधानों द्वारा भी शासित होते हैं। तो इस प्रकार देख लेंगे, ये सी जो हो जाएगा वो भी गलत हो जाएगा। डी है कि वे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निजी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के रूप में स्थापित हैं। तो अगर हम इसको देखें तो देखेंगे कि वे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निजी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के रूप में स्थापित हैं, ना कि कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। तो इस प्रकार ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित ये प्रश्न है, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें हम देखेंगे कथन, तो पहला कथन कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP द्वारा तैयार किया जाता है। और दूसरा कह रहा है कि किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास करता है। अब इसमें देख लेंगे तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, और इसमें ए देखेंगे केवल 2, बी है 1 और 2 दोनों, सी है न तो 1 ना ही 2, और डी है केवल 1। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा देख लेंगे, ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ना तो 1 और ना ही 2। पहला इसमें कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा तय किया जाता है। तो अगर इसको देखें तो जो MSP है वो कृषि मंत्रालय में कृषि लागत और मूल्य आयोग इसकी जो है इसके द्वारा ये तय नहीं किया जाता है, बल्कि यह जो है कि इसकी सिफारिश करता है। अगर हम देखें इसमें CACP को, तो CACP मूल्य नीति रिपोर्ट के रूप में सरकार को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करता है, तथा उसके बाद जो है कि केंद्र सरकार जो है केंद्र सरकार की जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है वह जो है कि इसकी सिफारिशों पे अंतिम निर्णय लेती है। तो ये पहला कथन कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा तय किया जाता है। तो देखेंगे इसके द्वारा CACP के द्वारा जो है इसकी सिफारिश की जाती है, ना कि इसको तय किया जाता है। तो इस प्रकार पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन इसमें हम देख लेंगे कि किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास करता है। तो इसको देखें, इसको देख लेंगे तो देखेंगे कि किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 का उद्देश्य जो है प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार चैनलों के माध्यम से किसानों के लिए आकर्षक मूल्यों की सुविधा प्रदान करना है, ताकि कृषि वस्तुओं के बाधा मुक्त अंतरराज्य तथा अंतरराज्य व्यापार को इससे बढ़ावा दिया जा सके, तथा यह जो है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को समाप्त नहीं करता है। तो इस प्रकार ये जो दोनों कथन हो जाएंगे वो गलत हो जाएंगे, और इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम देख लें MSP को, तो MSP जो है वो CACP की सलाह पर जो है कि भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। देखेंगे CACP की सिफारिश या CACP की सलाह पर भारत सरकार द्वारा इसको तय किया जाता है। अगर हम देखें वर्तमान में MSP कितने फसलों पे लागू है, तो यह जो है 22 + 1 यानी 23 फसलों पे इसको लागू किया गया है। इसको अगर हम समझ लें न्यूनतम समर्थन मूल्य को, तो सरकार द्वारा जो है फसलों के न्यूनतम मूल्य जो है कि सरकार द्वारा तय कर लिए जाते हैं।
ताकि किसानों को यदि उनकी फसलों के उचित दाम ना मिले तो उनका घाटा ना हो, तथा सरकार जो है जो उसने मूल्य सरकार द्वारा जो तय किए गए रहते हैं उन पर जो है कि सरकार किसानों से उनकी फसलें खरीद लेती है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में जेंडर बजटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देख लेंगे जेंडर बजटिंग के संबंध में और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। पहला इसमें कह रहा है कि इसके लिए अलग बजट बनाने की मांग की गई है। बी है भारत में इसकी शुरुआत केंद्रीय बजट 2016-17 के साथ हुई। सी कह रहा है कि यह जेंडर को मुख्य धारा में लाने का एक शक्तिशाली उपकरण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास का जो लाभ है वो केवल महिलाओं तक पहुंच सके। और डी है कि इसका उद्देश्य जो है यह सुनिश्चित करना है कि नीतिगत प्रतिबद्धताएं और वित्तीय परिव्यय लैंगिक दृष्टिकोण से बनाए गए हैं। अब हम देख लेंगे इसमें से कौन सा कथन जो है कि जेंडर बस्टिंग के संबंध में सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नीतिगत प्रतिबद्धताएं और वित्तीय परिव्यय लैंगिक दृष्टिकोण से बनाए गए हैं। इसको देख लेते हैं। अगर हम जेंडर बस्टिंग को देखेंगे तो ये जो कानून है यह कानून जो है कि कार्यक्रमों और योजनाओं के लिंग संवेदनशील निर्माण, जो भी संसाधन है उनका आवंटन, कार्यान्वयन तथा लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए जेंडर बस्टिंग से संबंधित कानून लाया गया है। देख लेंगे जेंडर बस्टिंग से संबंधित कानून लाया गया है। अन्य ऑप्शन को इसमें देख लें तो पहला कह रहा है कि इसके लिए अलग बजट बनाने की मांग की गई है। तो देखेंगे कि यह अलग बजट बनाने का प्रयास नहीं करता है बल्कि महिलाओं की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई चाहता है। तो इस प्रकार ये जो पहला हो जाएगा वो गलत है। बी हम देखेंगे तो बी कह रहा है कि भारत में इसकी शुरुआत केंद्रीय बजट 2016-17 के साथ हुई। तो इसको अगर हम देखें तो भारत में जेंडर बस्टिंग की प्रक्रिया जो है कि 2005-6 से शुरू हुई थी, ना कि 2016-17 से। तो इस प्रकार ये बी भी जो बी ऑप्शन है वो भी गलत है। उस प्रकार सी हम देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि यह जेंडर को मुख्य धारा में लाने का एक शक्तिशाली उपकरण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास का लाभ केवल महिलाओं तक पहुंचे। तो अगर हम इसको देखें तो देखेंगे जेंडर को मुख्य धारा में लाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास का लाभ पुरुषों की तरह महिलाओं तक पहुंचे, ना कि इसका लाभ केवल महिलाओं तक पहुंचे। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि पारिस्थितिकी का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो देखेंगे कृषि पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और प्रश्न कह रहा है कि इसमें कौन सा जो है कृषि पारिस्थितिकी का सबसे अच्छा वर्णन करता है। और नीचे हम इसमें देख लेते हैं। पहला जो कह रहा है कथन वो कह रहा है कि उद्यमों के रूप में कृषि पारिस्थितिकी सेवाएं बहुफसल, विशिष्ट फसलों और क्षेत्रीय बाजारों के माध्यम से बड़ी अवधि के लिए मिट्टी को कवर किया गया है। बी है कि यह कृषि के लिए एक पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है जिसे अक्सर उच्च बाह्य इनपुट कृषि के रूप में वर्णित किया जाता है। सी है कि यह सामाजिक संबंधों को बदलने, किसानों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। और डी है कि यह किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की अनुमति देता है। तो देखेंगे इसमें जो है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वो कृषि परिस्थिति का सबसे अच्छा वर्णन ये वाला कथन करता है। अब इसमें हम देख लेंगे पहला कथन। तो ये कह रहा है कि उद्यमों के रूप में कृषि पारिस्थितिकी सेवाएं बहुफसल, विशिष्ट फसलों और क्षेत्रीय बाजारों के माध्यम से बड़ी अवधि के लिए मिट्टी को इसमें कवर किया गया है। तो अगर इसको देखें तो यह जो है कि कम ऊर्जा वाले बाहरी उद्यमों के रूप में कृषि पारिस्थितिकी सेवाओं की तलाश करता है और इसमें जो है कि कई फसलों, विशिष्ट फसलों और क्षेत्रीय बाजारों के माध्यम से बड़ी अवधि के लिए ये मिट्टी को कवर करता है। तो ये पहला जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम अन्य ऑप्शन को भी इसमें देख लेंगे। इसमें ऑप्शन बी कह रहा है कि यह कृषि के लिए एक पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है जिसे अक्सर उच्च बाह्य इनपुट कृषि के रूप में वर्णित किया जाता है।
तो अगर हम इसको देखें तो देखेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो यूएनईपी है, यूएनईपी, उसने जो है कि कृषि पारिस्थितिकी को कृषि के लिए एक पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया है, जिन्हें अक्सर निम्न बाहरी इनपुट खेती के रूप में वर्णित किया जाता है, न कि बाह्य। देखेंगे इसे जो है कि बाहरी इनपुट खेती के रूप में इसको देखा जाता है, यानी निम्न बाह्य इनपुट के रूप में देखा जाता है, न कि उच्च बाह्य इनपुट कृषि के रूप में। तो ये जो बी हो जाएगा, ये भी इसमें ये कथन भी ये सही नहीं है। तीसरा हम देख लेंगे तो ये कह रहा है कि ये सामाजिक संबंधों को बदलने, किसानों को सशक्त बनाने पे केंद्रित है। तो इसमें हम देख लेंगे सी। तो सी को अगर हम इसमें देखें तो कृषि पारिस्थितिकी केवल कृषि प्रथाओं का एक समूह नहीं है। देखेंगे ये कह रहा है ये सामाजिक संबंधों को बदलने, किसानों को सशक्त बनाने पे केंद्रित है। तो देखेंगे तो ये केवल जो है कि कृषि प्रथाओं को का एक समूह नहीं है, बल्कि ये सामाजिक संबंधों को बदलने, किसानों को सशक्त बनाने, इसके साथ साथ जो है स्थानीय रूप से मूल्य को जोड़ने और लघु मूल्य श्रृंखलाओं को विशेषाधिकार देने से संबंधित है। और डी है तो ये कह रहा है कि ये किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की अनुमति नहीं देता है। तो देखेंगे तो यह किसानों को जलवायु परिवर्तन, सतत उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूल होने की अनुमति देता है। तो इस प्रकार इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम कृषि पारिस्थितिकी को समझ लेंगे कि कृषि पारिस्थितिकी क्या है। तो देखेंगे कृषि पारिस्थितिकी में खेती से होने वाले पर्यावरणीय हानि, चाहे प्रदूषण हो या फिर वनों या फिर वन्य जीव को क्षति आदि को कम करने के लिए उपाय कृषि पारिस्थितिकी के अंतर्गत ही किए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा, जिसे हाल में ही समाचारों में देखा गया है, निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन इसमें ए है देश की फिएट मुद्रा का डिजिटल रूप, बी है क्रिप्टो करेंसी, सी है मोबाइल वॉलेट मुद्रा और डी है विशेष प्रकार की प्लास्टिक मुद्रा। और इसमें हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी देश की फिएट मुद्रा का डिजिटल रूप। इसमें हम देख लेंगे कि एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा या राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा बस एक देश की फिएट मुद्रा के लिए डिजिटल रूप है। तो इसको जो है कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखेंगे कागजी मुद्रा या फिर सिक्कों की ढलाई करने के बजाय केंद्रीय बैंक इलेक्ट्रॉनिक टोकन जारी करता है तथा यह जो है कि सांकेतिक मूल्य सरकार के पूर्ण विश्वास और श्रेय द्वारा इसको समर्थन दिया गया है। इसके बाद हम अगर देखें तो यह जो है कि देखेंगे राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा को, तो यह जो है कि एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा है जो बिना किसी बैंकों के बीच में बिना किसी बैंक निपटान के वास्तविक समय के भुगतान को सक्षम करते हुए जो है कि मुद्रा प्रबंधन की लागत को ये कम करेगी। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा जो है कि ये किससे संदर्भित करता है। तो यह जो है कि एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा या फिर एक राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा, ये जो है कि एक देश की फिएट मुद्रा के डिजिटल रूप को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या लाता है। तो देख लेंगे कि इसमें से कौन सा औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या लाता है। और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, बी है आर्थिक कार्य विभाग, सी है श्रम ब्यूरो और डी है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। अब इसमें देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यह जो है कि श्रम ब्यूरो के द्वारा लाया जाता है। देखेंगे श्रम ब्यूरो जो है वो संबंधित राज्यों के सूचकांक उपयोगकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह जो है कि सूचकांकों को संकलित और जारी करता है। अब हम देख लेते हैं, देख लेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। तो यह जो है इसको देखेंगे तो यह जो है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
संख्या एक निर्धारित जनसंख्या द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी के मूल्यों के समय के साथ जो देखेंगे परिवर्तन को मापने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। अगर देखें इस सूचकांक को तो इस सूचकांक यह सूचकांक जो है कि देश में औद्योगिक महत्व के 70 केंद्रों में रहने वाले औद्योगिक श्रमिकों के लिए इसको संकलित किया गया है। तो और इसको जो है कि श्रम ब्यूरो द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना ने विकास का महालनोबिस मॉडल और समाज के समाजवादी स्वरूप को अपनाया था। अब हम देख लेंगे ऑप्शन। तो ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा बी है दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी है तीसरी पंचवर्षीय योजना और डी है इसमें बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो थी वो महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी और समाज के समाजवादी स्वरूप को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। तो इसमें देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में। देखेंगे योजना आयोग जिसका जो गठन किया गया था वो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था और इसके द्वारा जो है कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी। अब हम इसमें देख लेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना को, तो ये कब से कब तक चली थी देख लेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। तो इसका जो काल रहा था वो 1956 से 1961 तक जो है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था और इसके जो प्रमुख वास्तुकार थे वह जो है कि पीसी महालनोबिस थे। उसी प्रकार देखेंगे इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो देश के औद्योगिक विकास पर था और इसमें भारी उद्योगों और पूंजीगत वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीव्र औद्योगिकरण पर इसमें जोर दिया गया था। तो इस प्रकार हम देखेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी तथा इसमें जो है कि समाज के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नई औद्योगिक नीति 1991 के प्रमुख प्रावधान सही नहीं है, यानी कि नीचे जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से कौन जो है कि नई औद्योगिक नीति 1991 के प्रमुख प्रावधान नहीं है। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। तो ऑप्शन ए है उद्योगों का भी आरक्षण, बी है उद्योगों का भी लाइसेंसिंग, सी है एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं की सीमा को समाप्त करना और इसमें अगला है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम यानी कि FERA द्वारा प्रतिस्थापित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। तो इसको हम देखें ऑप्शन नंबर डी जो है कि नई औद्योगिक नीति 1991 के प्रमुख प्रावधानों में शामिल नहीं है। बाकी अगर हम देखें तो पॉलिसी की 3 प्रमुख विशेषताएं, तो इसमें जो है कि उद्योगों का भी आरक्षण भी शामिल है, दूसरा है उद्योगों का भी लाइसेंसिंग, इसमें 5 उद्योग हैं और इसमें हम देख लेंगे उद्योगों का भी लाइसेंसिंग इसमें शामिल है। और तीसरा हम देखेंगे तो एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं की सीमा को समाप्त करना वो भी इसके अंतर्गत आता है, जबकि ये जो है कि नई औद्योगिक नीति 1991 के प्रावधान में शामिल नहीं है और इसलिए इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए गाडगिल सूत्र पेश किया गया था। अब हम बताएंगे गाडगिल सूत्र जो पेश किया गया था वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पेश किया गया था और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है चौथी पंचवर्षीय योजना, बी है 5वीं पंचवर्षीय योजना, सी है 8वीं पंचवर्षीय योजना और डी है 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब हम देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि किसमें जो है कि गाडगिल सूत्र में किसको पेश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना। अब हम चौथी पंचवर्षीय योजना को देख लेते हैं। तो देखेंगे यह जो है कि इस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी
प्राइम मिनिस्टर इस समय जो है कि इंदिरा गांधी थी, और इसका काल देख लेते हैं तो यह जो है कि 1969 से 74 तक चली थी, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, और यह जो है कि गाडगिल फार्मूले पर आधारित थी। बाकी हम देखें तो इसमें जो है कि आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था, देख लेंगे, इसमें जो है वो आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था, तथा इसी पंचवर्षीय योजना के तहत सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया था। तो इस प्रकार हम इसको देख लेंगे। अब हम देख लेते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में। तो देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं जो है उसका वो जो स्टार्ट की गई, यह जो है कि योजना आयोग के द्वारा स्टार्ट की गई, और योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। और इसी में देखेंगे, इसी के तहत जो है कि कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं यानी कि 5 ईयर प्लान लागू किए गए थे। देखेंगे ये पंचवर्षीय योजनाएं जो है 1951 में प्रारंभ हुई थी, यानी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई थी, और लास्ट पंचवर्षीय योजना जो चली थी वह जो है कि 2012 से 2017 तक चली थी। पंचवर्षीय योजनाओं को देखें तो पंचवर्षीय योजनाओं में भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है, जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी व खर्च की योजना होती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वह जो है कि गाडगिल फार्मूले पे आधारित थी। इसमें हम अन्य ऑप्शन को भी देख लेंगे, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना को यहाँ पे देख लेंगे। तो अगर हम 5वीं पंचवर्षीय योजना को देखें तो इसमें जो है कि यह योजना 1974 में शुरू हुई थी और 1979 में समाप्त हुई थी। देखेंगे 1974 से शुरू होके यह जो है कि 1979 तक चली थी, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, और यह योजना जो है कि इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। देख लेंगे यह योजना इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी, तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना को तो गरीबी उन्मूलन के साथ साथ गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता इसका जो है वो प्रमुख उद्देश्य था। अब हम देख लेते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना को। तो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 1992 से 1997 तक चली थी, तथा यह जो है कि पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में चली थी। देखेंगे पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में ये चली थी, तथा यह जो है कि भारत की नई आर्थिक नीति योजना के दौरान शुरू की गई थी। उसी प्रकार हम 10वीं पंचवर्षीय योजना को देख लेंगे। तो यह जो है कि अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में इसकी अवधि जो रखी गई थी ये 2002 से 2007 तक रखी गई थी, तथा यह योजना का लक्ष्य जो है अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। तो इसी प्रकार इसमें हम देख लेंगे कि गाडगिल फार्मूले या फिर गाडगिल सूत्र में किसको पेश किया गया था। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की योजनाओं एवं उनके प्रवर्तन की तारीखों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखेंगे इसमें जो है कि कौन सा मिलान इसमें सही नहीं है। इसमें हम ए देख लेंगे। तो ए है आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये 13 मई 2020 को शुरू किया गया था। बी है मिशन कर्मयोगी 20 नवंबर 2020। सी है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020 और डी है समर्थ योजना 14 मई 2020। अब हम देख लेंगे इसमें जो है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये जो है वो सही नहीं है। अब हम देख लेंगे मिशन कर्मयोगी को। तो मिशन कर्मयोगी जो है इसे 20 सितंबर 2020 को शुरू किया गया था, न कि 20 नवंबर 2020 को। इसे 20 सितंबर 2020 को शुरू किया गया था। और अगर हम इसमें देखें मिशन कर्मयोगी में, तो यह जो है कि सिविल सेवा क्षमता निर्माण के माध्यम से शासन को बढ़ाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। इसको हम देख सकते हैं। उसी प्रकार हम देख लेंगे अन्य ऑप्शन को। तो इसमें ए देख लेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो इसको जो है
यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 13 मई 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। देखेंगे महामारी के समय देश का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा इसके अंतर्गत की थी। अन्य देख लेते हैं सी जो है, तो सी है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो इसमें देखेंगे इसे जो है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 जून 2020 को शुरू किया गया और यह जो है कि फेरी वालों को उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिए इसको लाया गया था। देखेंगे स्वनिधि योजना, ये फेरी वाले जो थे जिनका काम जो है कोविड के दौरान जो है कि नष्ट हो चुका था, उनका जो है कि उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिए इस योजना को लाया गया था। और ये जो है कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण जो है कि प्रतिकूल रूप से ये फेरी वाले जो है कि वो प्रभावित हो गए थे। अन्य हम इसमें देखें समर्थ योजना को, तो समर्थ योजना जो है ये 14 मई 2020 को शुरू की गई थी तथा कपड़ा मंत्रालय समर्थ योजना कपड़ा मंत्रालय के द्वारा इसको लाया गया था। और इसमें हम देखें तो इसका उद्देश्य जो है 2017 से 2020 के बीच 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य था। तो इसमें हम देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी मिशन कर्मयोगी जो है वो 20 नवंबर 2020 को शुरू ना करके 20 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी। अगला हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बेरोजगारों के कौशल में बेमेल और उपलब्ध नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल के कारण बेरोजगारी क्या है? और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है संरचनात्मक बेरोजगारी, बी है चक्रीय बेरोजगारी, सी है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी और डी है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो देखेंगे बेरोजगारों के कौशल में बेमेल और उपलब्ध नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वो किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी। देखेंगे बेरोजगारों के कौशल में बेमेल और उपलब्ध नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल के कारण जो है संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अगर हम देखें इस संरचनात्मक बेरोजगारी को तो मूल रूप से जो है कि अर्थव्यवस्था में बदलाव के कारण होने वाली दीर्घकालीन ये बेरोजगारी है। देखेंगे तकनीकी प्रगति के कारण जो कुछ कुशल श्रमिक हैं उनका महत्व जो है कि वर्तमान में कम हो गया है और यह देश में संरचनात्मक बेरोजगारी का सबसे आम कारण है। तो इस प्रकार देख लेंगे इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत में विशालतम शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन इसमें ए है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बी है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और डी है इंटर कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेंगे यानी कि भारत में विशालतम जो शेयर बाजार है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। अगर हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो ये भारत का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है जो कि मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी तथा यह भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। अन्य को हम देखें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को तो देख लेंगे ये भी जो है कि मुंबई के दलाल स्ट्रीट में स्थित एक भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है। देख लेंगे तथा इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1875 में प्रेमचंद राय के द्वारा की गई थी। अगर एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो यह एशिया का पहला देखेंगे एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। उसी प्रकार हम देख लेते हैं ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो इसे जो है कि आमतौर पर भारत में इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1990 में की गई थी तथा यह भी जो है कि मुंबई में ही स्थित है। तथा डी देख लेते हैं इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज, तो यह भारत में एक राष्ट्रीय स्तर का स्टॉक एक्सचेंज है जिसे 1998 में शुरू किया गया था और ये भी मुंबई में स्थित है। तो इस प्रकार देख लेंगे विशालतम भारत में विशालतम शेयर बाजार जो या फिर स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा।
अगला है कि भारत एक कथन इसमें दिया है कि भारत एक प्रगतिशील आयकर व्यवस्था का पालन करता है और इसका कारण यहाँ दिया गया है कि इस कर व्यवस्था में आय और राजस्व के बढ़ते ब्रैकेट के लिए बढ़ती दरों पर कर लगाया जाता है जिससे जनसंख्या के निम्न आय वर्ग पर बोझ कम हो। तो इसमें हम देख लेंगे उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन। तो ऑप्शन ए है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, बी है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, सी है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है और डी है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब हम देख लेंगे कथन कह रहा है कि भारत एक प्रगतिशील आयकर व्यवस्था का पालन करता है और इसका कारण ये बताया गया है कि इस कर व्यवस्था में आय और राजस्व के बढ़ते ब्रैकेट के लिए बढ़ती दरों पर कर लगाया जाता है जिससे जनसंख्या के निम्न आय वर्ग पर बोझ कम हो। तो देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब इसको हम देख लेंगे तो देखेंगे कि एक प्रगतिशील करदाता की भुगतान करने की क्षमता पर आधारित होता है तथा यह जो है कि उच्च आय वाले लोगों की तुलना में जो कम आय वाले लोगों पर जो है लोगों पर कर की दर को लगाता है और देखें तो यह जो है कि आमतौर पर टेक्स्ट ब्रैकेट बनाकर हासिल किया जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसलिए कथन दो सही है और एक की सही व्याख्या करता है। वहीं अगर हम पहला कथन देखें कि भारत एक प्रगतिशील आयकर व्यवस्था का पालन करता है तो देखेंगे कि यह जो है पुनर्वितरण उद्देश्य प्रगतिशील आय कराधान के माध्यम से प्राप्त करने की मांग इसके अंतर्गत की जाती है तथा भारत जो है एक प्रगतिशील आयकर व्यवस्था का पालन करता है। तो इसमें हम देख लेंगे ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रच्छन्न बेरोजगारी का इसमें क्या अर्थ है। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक काम को करने के लिए नौकरी में श्रमिकों की संख्या आवश्यकता से कम होती है, बी है यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक कार्य को करने की आवश्यकता से नौकरियों में श्रमिकों की संख्या अधिक होती है, सी है यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक नौकरी में कुशल श्रमिकों की संख्या अकुशल श्रमिकों से कम है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक कार्य को करने की आवश्यकता से नौकरी में श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। इसको हम देखेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है ये एक ऐसी घटना है जिसमें जरूरत से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाता है। देखेंगे ये एक तरह का काम है जिसमें कुछ लोग तो दिखने में तो काम में लेकिन लगे रहते हैं लेकिन वो बेरोजगार रहते हैं और ऐसे में जो है कि जरूरत से ज्यादा लोग काम में लगे रहते हैं, यानी कि कोई भी कार्य है उसमें जो है कार्य कम है तथा उसमें जो है कि नौकरी करने के लिए जो है आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हैं, तो इसे जो है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और यह देखें तो ये मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाया जाता है और इसमें जो है कि श्रम की सीमांत जो उत्पादकता होती है वो शून्य होती है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि क्षेत्रों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। देख लेंगे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है कार्यकारी परिस्थितियां, बी है आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, सी है उद्यमों का स्वामित्व और डी है उद्यम में कार्यरत श्रमिकों की संख्या। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी उद्यमों का स्वामित्व। अगर हम देखें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। देखेंगे जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं वो जो है कि सरकार के स्वामित्व वाले संगठनों को संदर्भित करते हैं, जबकि जो निजी क्षेत्र होते हैं ये जो है सरकार के स्वामित्व वाले नहीं है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है कि चालू खाता घाटा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने के लिए सबसे कम संभावना है। तो देखेंगे चालू खाता घाटा के समय इसमें से कौन सा कदम उठाए जाने की सबसे कम संभावना है। और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है निर्यात बढ़ाना, ऑप्शन बी है व्यापार बाधाओं को लागू करना, सी है घरेलू निर्माण कंपनियों को बढ़ावा देना और डी है मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन। अब हम इसमें देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन। देखेंगे मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन जो है ये निर्यात को महंगा और आयात को सस्ता बनाता है। देखेंगे ये निर्यात को महंगा और आयात को सस्ता बनाता है, जो कि अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए हम देखेंगे कि चालू खाता घाटा के समय जो है मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन की संभावना जो है कि सबसे कम होती है। अब हम देख लेंगे चालू खाता घाटा, तो इसे हम देखेंगे। तो चालू खाता घाटा एक देश के व्यापार की एक माप है, जहां उस देश के द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है उसके द्वारा निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के मूल्य से अधिक हो जाता है। अब हम देखेंगे कि चालू खाता जो है कि एक देश के विदेशी लेन देन का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसी के साथ साथ जो है पूंजी खाते की तरह देश के भुगतान संतुलन यानी बीओपी का एक घटक है। तो इस प्रकार हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साधन लागत पर राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखेंगे साधन लागत से संबंधित कथन दिए गए हैं और इसमें जो पहला कथन दिया गया है वो है कि इसका अर्थ है किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में नागरिकों द्वारा अर्जित सभी आय का योग। और इसमें दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमें अप्रत्यक्ष करों में कटौती करनी चाहिए और बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सब्सिडी जोड़ना चाहिए। तो इसमें हम देख लेंगे। प्रश्न है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है और ऑप्शन है ए केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों और डी है ना तो एक और ना ही दो। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों कथन जो है इसमें सही हो जाएंगे। अब हम देख लेंगे कह रहा है कि साधन लागत पर राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसको हम देखेंगे, साधन लागत को देख लेंगे। तो साधन लागत से राष्ट्रीय आय को किसी देश की राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। उसी प्रकार हम देखें तो राष्ट्रीय आय का अर्थ जो है वो नागरिकों द्वारा किराए, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में अर्जित सभी आय का योग है। तो ये पहला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमें अप्रत्यक्ष करों में कटौती करनी चाहिए और बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सब्सिडी जोड़ना चाहिए। तो देखेंगे कि सब्सिडी के परिणाम स्वरूप जो है किसी उत्पादन का बाजार मूल्य लागत से कम होता है, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमें अप्रत्यक्ष करों में कटौती करनी चाहिए और बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सब्सिडी को जोड़ना चाहिए। तो ये दोनों कथन जो हो जाएगा और साधन लागत राष्ट्रीय आय के संदर्भ में सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दर के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। और इसमें हम देखेंगे, इसमें है ए उदासीनता वक्र, बी है आईएस वक्र, सी है पूर्ति वक्र और डी है फिलिप्स वक्र। और देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि फिलिप्स वक्र। देखेंगे फिलिप्स वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी देखेंगे मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का एक स्थिर और उल्टा संबंध है और इसका नाम जो पड़ा है वो विलियम फिलिप के नाम पर इसका नाम रखा गया है तथा इसके अनुसार जो है आर्थिक विकास में मुद्रास्फीति आती है जिसके कारण अधिक रोजगार और कम बेरोजगारी पैदा होनी चाहिए, लेकिन इसे जो है कि कम समय में ही सही कहा जाता है। तो इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दर के बीच जो विपरीत संबंध को दर्शाता है वो फिलिप वक्र के द्वारा इसको दर्शाया गया है। अगला हम देख लेते हैं। अगला है कि सूची एक को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए
और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखेंगे इसमें सूची 1 में जो है कि योजना दी गई है और सूची 2 में जो है कि उसके प्रारंभ का वर्ष दिया हुआ है। अब बताना है इनका जो है कि मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। इसको हम देख लेते हैं कूट को। तो सबसे पहले इसमें है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो देखेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब शुरू किया गया था, तो यह जो है कि 2016 में शुरू की गई थी। देख लेंगे तो हो जाएगा ए का बी। उसी प्रकार हम देखेंगे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, तो इसको जो शुरू किया गया था ये 2017 में शुरू की गई थी, यानी हो जाएगा दूसरे का डी। तीसरा है पीएम कुसुम योजना, तो ये जो है 2019 में शुरू की गई थी। और चौथा है अटल पेंशन योजना, इसको जो शुरू किया गया था इसको 2015 में शुरू किया गया था। अब हम कूट को देख लेंगे तो पहले का बी, एक का बी, दो का देख लेंगे डी, तो एक का बी, दो का डी, तो ऑप्शन नंबर डी को हम इसमें देख लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। इसको हम यहाँ देखेंगे, ए का बी, दो का डी, तीन का ए तथा चार का सी। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब एक एक करके हम इस योजनाओं के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो देखेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है इसको 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको शुरू किया गया था। देखेंगे 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से इसको शुरू किया गया था। और इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों में बीपीएल परिवारों को 1600 रुपए प्रति कनेक्शन की सहायता से 5 करोड़ एलपीजी, देखेंगे 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। उसी प्रकार हम दूसरा देख लेते हैं, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो देखेंगे भारत सरकार ने अक्टूबर 2017 में, देखेंगे अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना को व्यवस्थित रूप से डिजाइन किया था तथा यह जो है देश के सभी विद्युतीकृत घरों में जो है अंतिम मील कनेक्टिविटी तथा बिजली कनेक्शन पे ये केंद्रित थी। उसी प्रकार हम पीएम कुसुम योजना को देख लेते हैं। पीएम कुसुम योजना जो है इसको देख लेंगे। तो पीएम कुसुम योजना जो है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान यानी कि जो कुसुम है, देखेंगे जो कुसुम है यह योजना भारत सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सिंचाई स्रोत प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना को मार्च 2019 में मंजूरी मिली थी, यानी ये 2019 में शुरू की गई थी। उसी प्रकार हम अटल पेंशन योजना को देखेंगे। तो इस योजना को असंगठित क्षेत्र में सभी भारतीयों के लिए जो है सभी भारतीयों के लिए इसको जो है कि विशेष रूप से जो गरीब, वंचित और श्रमिक बनाने के लिए 9 मई 2015 को इसको शुरू किया गया था।